हेलो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स को स्टडी करेंगे। तो हेलो एल्केन्स नाम से पता चल रहा है कि एल्केन और हैलोजन का मिश्रण होगा। और यहाँ पे हेलो एरेन्स, इसका मतलब ये है, एरेन्स मतलब रिंग से रिलेटेड, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होगा और उसमें हैलोजन होगा, तो उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो है MTG बुक का वन शॉट है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स जान लेते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। तो हेलो एल्केन आर द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हेलो एल्केन कंपाउंड्स है जो ऑब्टेन्ड होता है एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स ऑब्टेन्ड होता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोजन या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन जब हटता है और वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड हो जाता है तो उससे हेलो एल्केन्स बनता है। हेलो एरेन्स है हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हाइड्रोजन एंड हैज़ द जनरल फार्मूला C6H5X। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटता है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, और वहाँ पे हाइड्रोजन के हटने के बाद हैलोजन ऐड होता है तो उससे हेलो एरेन्स बनता है। फिर है एल्किल हैलाइड, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ द साइड चेन अटैच्ड टू बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हैलोजन। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, साइड चेन से हाइड्रोजन एटम हटता है बेंजीन रिंग में और सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं हैलोजन, तो उसको ये कहते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे हो गया यहाँ पे बेंजील हैलाइड, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड हो गया। फिर आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में है मोनो एल्केन या एरीन, मोनो हेलो एल्केन्स या एरीन। फिर है एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स या विनाइलिक हैलाइड्स। तो ये तीनों में क्या क्या है खासियत, उसको भी जानना है। तो तीनों में खासियत ये है कि यहाँ पे जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, नंबर ऑफ एक्स एटम के हिसाब से इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन हो गया ये नंबर ऑफ एक्स एटम के हिसाब से। जैसे बेंजीन रिंग यहाँ पे है, या आप बेंजीन रिंग भी ना माने तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मोनो हेलो एल्केन, ये मोनो हेलो एल्केन है, यहाँ पे एरीन्स है। और यहाँ पे डाई हेलो एल्केन या एरीन, इसी को जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ CH3 CHX2 या विसिनल डाई हेलाइड्स। फिर है ट्राई हेलो एल्केन या एरीन्स। तो इस तरह के नंबर ऑफ एक्स एटम के हिसाब से बांटा गया, मतलब जो हैलोजन एटम है उसके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया हुआ है। अब sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड के हिसाब से बांटा गया, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स हो गया और हेलो एल्केन्स हो गया। फिर है एलाइलिक हैलाइड्स, यहाँ पे बॉन्ड के हिसाब से ये सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ पे होते हैं एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन कहते हैं। डबल जो बॉन्ड होते हैं उसको एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, और जो तीन बॉन्ड होते हैं उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। फिर है sp2 जो कार्बन एक्स बॉन्ड वाला, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे sp2 सब है। तो विनाइलिक हैलाइड्स हो गया, एरिल हैलाइड्स हो गया। तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम्स, मतलब हैलोजन एटम के हिसाब से। जैसे एक अगर वहाँ पे रहेगा तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे CnH2n+1, यहाँ पे एगो मतलब एक है, यहाँ पे एक्स, तो इसलिए मोनो हेलो एल्केन्स कहेंगे। अगर रिंग वाला स्ट्रक्चर में अगर एक हैलोजन है या एक्स है तो वहाँ पे एरेन्स कहलाएगा। फिर यहाँ पे है डाई हेलो एल्केन्स या एरेन्स।
तो देख सकते हैं ये जेमिनल डाइहेलाइड CH3CHX2, या नीचे जो एग्जांपल है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड में ये अलग अलग रहते हैं, जैसे X यहाँ पे X यहाँ पे और X2 एक के साथ है तो उसी को जेमिनल डाइहेलाइड कहेंगे। और डाइहेलोएरिन्स में देख रहे हैं कि रिंग्ड स्ट्रक्चर है और वहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप ज्वाइन है। फिर है ट्राई हेलो एल्केन या एरिन्स में देख रहे हैं कि CH2X CHX CH2X। और ट्राई हेलो एरिन्स में मतलब बेंजीन रिंग है और वहाँ पे 3 हेलोजन है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं, बहुत ईजी था। अब sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, sp3 जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक्स ग्रुप ऐड रहता है तो उसको sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड के हिसाब से, जैसे एल्किल हैलाइड या इसी को हेलो एल्केन्स कहेंगे, तो वहाँ पे RCH2X 1 डिग्री, फिर यहाँ पे R2CH X यहाँ पे भी है, ये 2 डिग्री कार्बन है। R3CX ये 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ X जो है sp3 का हाइब्रिडाइजेशन पर अटैच है अलग अलग तरह के। अब एलाइलिक हेलाइड्स में देख रहे हैं, एलाइलिक हेलाइड्स में ये डबल बॉन्डेड वाला स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में X जो होते हैं वह मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अपनाए रहता है, तो वहाँ पे ये होता है एलाइलिक हेलाइड्स। फिर है बेंजाइलिक हेलाइड्स। बेंजाइलिक हेलाइड्स में बेंजीन ग्रुप रहते हैं और वहाँ पे हेलाइड्स ज्वाइन रहता है, तो बेंजीन ग्रुप ये है। और ये CH2X से भी ज्वाइन हो सकता है या ऐसे भी, तो ये बेंजाइलिक हेलाइड्स होते हैं। फिर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले के हिसाब से विनाइलिक हेलाइड्स। विनाइलिक हेलाइड्स जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब जो हेलोजन ग्रुप है वह डबल बॉन्डेड के साथ रहता है। तो जैसे यहाँ पे विनाइलिक हेलाइड्स में देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, तो जो यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल बॉन्डेड है। एराइल हेलाइड्स में रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे X जो होते हैं वह डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड देखेंगे कि एल्काइल हेलाइड्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स मेथड से। तो यहाँ पे है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ, जैसे क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है एल्केन्स का फ्री रेडिकल बनता है। यूजुअली गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स ये बनाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल भी दिया होगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीनेशन किया जा रहा है, यहाँ पे तो क्लोरीनेशन किया जा रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले ये मीथेन है, मतलब एल्केन है, उसको क्लोरीनेशन किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, और साथ में इसको हीट दिया जाए या इसको अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते जब इस हेलो एल्केन्स का, तो वो इतना सारा चीज़ को प्रोड्यूस करता है। CH3Cl CH2Cl CHCl3 CCl4HCl। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनते हैं जब क्लोरीनेशन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे बना हुआ है CH3Cl, तो वही प्रोडक्ट है यहाँ पे एल्केन मतलब हेलाइड, एल्किल हेलाइड यहाँ पे ये हो गया। फिर है द इज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर के हम अपने मन से 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन इस तरह के बना सकते हैं। जैसे द इज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉलो द ऑर्डर, जैसे बेंजाइलिक बना सकते हैं या इसी को एलाइलिक कहते हैं।
3 डिग्री कार्बन भी बना सकते, 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा तो 2 डिग्री बना सकते, 1 डिग्री बना सकते, फिर विनाइलिक बना सकते या एरिल बना सकते। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब बनने के बाद द हाई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन एटम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन, जो यहाँ पे है बेंजाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन जो होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है हाइड्रोजन आइटम इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, क्योंकि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बाय रेजोनेंस, तो इसलिए हाई रिएक्टिविटी इसका होता है बेंजाइलिक एंड एलाइलिक का। तो द हाई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू स्टेबिलाईजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बाय रेजोनेंस, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX2 एल्केन्स। तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX2 एल्केन, तो यहाँ पे एल्केन में HX को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से भी ये बना लेते हैं। तो इसी में आता है ये मार्कोवनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोवनिक्स रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो मार्कोवनिकोव्स रूल है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो करता है। तो वहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि RCH2 फिर प्लस X, तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव्स रूल में जो होते हैं हैलोजन ग्रुप वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम रहता है। तो ये मार्कोवनिक्स रूल है, सिंपल ध्यान में रखिए कि जो हैलोजन ग्रुप वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहता है। और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल में देख रहे हैं जैसे यहाँ पे भी जो HBr है यहाँ पे हैलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे इसका संख्या मतलब हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता है, तो वहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होता है। तो ध्यान में ये बात रख लीजिए, सिंपल है लेकिन इसमें ही कन्फ्यूजन ज़्यादा होते रहता है। मार्कोवनिकोव्स रूल में हैलोजन ग्रुप वहाँ जुड़ता है जहाँ पे कार्बन मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम रहता है, और एंटी मार्कोवनिक्स में वहाँ जुड़ता है मतलब हैलोजन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहता है, तो वही रूल है। तो जो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल है वहाँ पे RCH2 प्लस HBr वहाँ पे पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में देख सकते हैं कि ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया, और इस तरीके से ये ब्रोमीन मतलब ये बन गया CH2Br। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन में जब हैलोजन ऐड होता है तो उससे भी हम एल्केन्स का मतलब एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ब्रोमो एल्केन यहाँ पे बन गया। कैसे बनता ब्रोमो एल्केन, जैसे सिंपल है CH2 डबल बॉन्डेड के साथ CH2 होता है, फिर ब्रोमीन होता है, वहाँ पे CClO4 यहाँ पे हो गया, तो CH2 प्लस Br CClO4 हो गया, फिर BrCH2 तो यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में ये बन जाता है। उसके बाद है फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल के प्रेजेंस में कैसे ये होता है मतलब बनता है तो वो देख लेते हैं। जैसे ROH हो गया, यहाँ पे ये मिथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल है। अगर PCl5 है, मिथाइल अल्कोहल को अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे जो बनता है RCl, देख रहे हैं यहाँ पे RCl हो गया, हेलो एल्केन्स यहाँ पे बन गया, फिर HCl भी बनता है और POCl3 बनता है। जब ROH को PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे RCl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता है, RCl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता है जब ROH को रिएक्शन कराते। फिर ROH है, एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है वो देख रहे हैं।
तो ROH है जब रेड फास्फोरस या डाई हैलोजन के प्रेजेंस में, डाई हैलोजन जैसे हो गया H2 जैसे Br2 I2, तो रेड फास्फोरस या डाई हैलोजन के प्रेजेंस में ये RH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो ध्यान में रखना है कि कैसे अल्कोहल से प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल से। फिर है ROH है जब SOCl2 या पायरीडीन SOCl2 या पायरीडीन के प्रेजेंस में RClSO2 प्लस HCl, तो ये फॉर्मेशन होता है ROH। तो पायरीडीन SOCl2 ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, HCl प्लस SO2 प्लस RCl का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे ROH हो गया। अब ROH को अगर हम HCl या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, HCl या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो भी RCl देख रहे हैं किस तरीके से ये हैलोजन वाला एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर है ROH को जब NaBr प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ROH में, ROH को रिएक्शन करवाते हैं NaBr या H2SO4, तो वहाँ पे RBr बनता है। फिर NaHSO4 प्लस H2O का भी फॉर्मेशन होता है। फिर है ROH को जब PX3 X के बदला ClBr ये दोनों हो, तो भी RX प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के इतना सारा मेथड से बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। तो देख रहे हैं सबसे पहले PCl5 के प्रेजेंस में RCl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता है। फिर अल्कोहल के प्रेजेंस में जब रेड फास्फोरस या H2 के प्रेजेंस में RX का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ROH जब SOCl2 से रिएक्शन कराते या पायरीडीन से रिएक्शन करवाते, तो यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। फिर ROH है वहाँ पे HCl या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन कराते तो RCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर NaBr प्लस H2SO4 को रिएक्शन करवाते RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O से, तो भी यहाँ पे बन जाता है। फिर यहाँ PX3 RX प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता, तो वहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से फ्रॉम एल्केन अल्कोहल से कैसे बनता है वो भी जान लिए। अब हैलोजन एक्सचेंज होने पर भी बन जाता है हेलो एल्केन। हैलोजन एक्सचेंज पर जैसे फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन में ये देखने को मिलता है, जो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होता है तो वो होता है जैसे RX प्लस NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। जैसे X आ गया Na पर और I आ गया R पर, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये होता है। तो इसी को फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज होता है एसीटोन के प्रेजेंस में। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में RX हो गया और AgF हो गया, RX प्लस AgF, तो ये स्वार्ट रिएक्शन होते हैं। तो X के जगह पर क्लोरीन हो सकता है चाहे ब्रोमीन, और AgF में Hg2F2 और COF2 और SbF3, तो RF प्लस AgX यहाँ पे हो गया। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में ये देखने को मिलता है RX प्लस AgF, RF प्लस AgX। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे ये बनता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है वह AgF से रिएक्शन होता है, तो भी हैलोजन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे X की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन ही प्रेजेंट हो सकता है। और फिर इंक्लिस्टिन रिएक्शन में NaI होता है स्पेशल। उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड का जनरल मेथड क्या प्रिपरेशन का वो देख लेते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड में डायरेक्ट हैलोजिनेशन FeCl3 के प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो एक्स में हो गया Cl Br+X2 हो गया, फिर FeCl3। तो एक्स में ये देख रहा है क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसमें डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं, मतलब हेलोजन को ऐड करते हैं फिर Cl3 के प्रेजेंस में। तो हेलोजन यहाँ पे जुड़ गया और प्लस HX का फॉर्मेशन कर लिया। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से एरिल हेलाइड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बेंजीन डाई एजोनियम और ये क्लोराइड है। तो यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे प्रेशर जो है वह मतलब टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। तो फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम इस तरीके से बना लेते बेंजीनियम डाई एजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बन जाता है यहाँ पे बेंजीन अमोनियम से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना लेते। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं क्लोरीन हो गया और यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया, जिसके कारण कह सकते हैं कि यह एरिल हेलाइड है। मतलब बेंजीन अमोनियम से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिए। तो जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl का रिक्वायरमेंट हुआ है। अब देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि KCl प्लस N2 प्लस I यहाँ पे है। जब Ki के जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेंजीन डाई अमोनियम मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे भी देख रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसे कैसे बनाते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो बनाने का तरीका ऊपर देख लिए कि कैसे बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जो बेंजीन डाई अमोनियम है, तो बेंजीन डाई अमोनियम है उसको NaNO3 प्लस HCl और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन रखते हैं। तो हम ये इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं N2, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिए। अब फर्दर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम ये सब का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया, तो जैसे Cu2Cl2 या HCl के प्रेजेंस में हम इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेंजीन मतलब एरिल हेलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। जो बेंजीन रिंग और क्लोराइड हो गया, तो बेंजीन क्लोराइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। फिर बेंजीन ब्रोमाइड बन जाता है जब Cu2 या Br2 प्लस HCl को रिएक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और बेंजीन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब Ki के प्रेजेंस में, जब Ki जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है Ki के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर ये बेंजीन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, KCl बाहर निकल रहा है। सब में देख रहे हैं नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है। अब फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको NaNO2 या HbF4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे बेंजीन फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसका नाइट्रोजन NaCl और BF3 ये बाहर निकलता है, तो बाल्ज शीमैन रिएक्शन का ये फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड से ये सब। फिर अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हेलाइड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हेलाइड्स में देख रहे हैं लोअर मेंबर जैसे हो गया CH3Cl CH3Br C2H5 क्लोरीन। तो ये जो होते हैं यह गैसियस फॉर्म में होते हैं एंड अदर जो होते अदर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, और कुछ होते हैं वह स्वीट स्मेल एकदम मीठा स्मेल आता है। तो ये एल्किल हेलाइड जो होते हैं लोअर मेंबर जैसे CH3Cl CH3Br C2H5 ये होते गैसेस एंड अदर आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। एल्किल हेलाइड्स जो होते हैं वह पोलर इन नेचर। एल्किल हेलाइड्स
नेचर में वह पोलर होते हैं बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन पानी में यह घुलते नहीं है ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब नहीं होता, इसी के कारण यह वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं विथ वाटर और टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एल्किल हेलाइड्स आर पोलर इन नेचर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एल्किल हेलाइड्स जो होते हैं पोलर इन नेचर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर इन एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होता है विथ वाटर और टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल एंड आर सॉल्युबल। इसी के चलते यह सॉल्युबल सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। हेलो एल्केन्स हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, हेलो एल्केन्स के पास हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, हेलो एल्केन्स हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स बिकॉज ऑफ विच। तो हेलो एल्केन्स हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स because of which they have considerably higher boiling points। तो हेलो एल्केन्स के पास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये देख लिए। फिर उसके बाद और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि ग्रेडेशन in density and boiling point of halides for a given alkyl group follow the order। तो इस तरीके से ये करता है। सबसे पहले ग्रेडेड होता है RI का, फिर ब्रोमीन का, फिर RCl का, तब लास्ट में जो होता है सबसे कम RF का। मतलब ग्रेडेड सब मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा RF का, फिर RCl का, RBr का, तब RI का होता है। For a given halogen the boiling point of alkyl halides increase। तो सबसे पहले ऊपर के बात को आप समझ गए होंगे कि RI का ग्रेडेशन सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाता है, RBr का उससे थोड़ा कम होता है, RCl का उससे थोड़ा कम, और RF का ग्रेडेशन बहुत कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरीके से होते हैं। आर ग्रेडेशन इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलाइड्स फॉर अ गिवन एल्किल ग्रुप्स फॉलो ऑर्डर। तो ये ऑर्डर फॉलो करता है। RI सबसे ज़्यादा ग्रेडेशन, फिर RBr, फिर RCl, तब RF। फॉर अ गिवन हेलोजन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्किल हेलाइड्स For a given halogen, the boiling points of alkyl halides increase with the increase in the size of the alkyl groups। For a given halogen, the boiling points of alkyl halides increase। तो for a given halogen, the boiling points of alkyl halides increase with increase in the size of alkyl groups। तो for a given halogen में जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स एल्किल हैलाइड्स का, वह इंक्रीज करता है जो ऊपर दिया हुआ है। जैसे RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर RBr का थोड़ा उससे ज़्यादा, RCl का उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स RF का होता है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स का जैसे जैसे साइज बढ़ता है उसी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो सिंपल बात है, क्योंकि मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जिसके कारण उसका ये भी बढ़ते रहेगा। एल्किल आयोडाइड यूजुअली डार्केन। एल्किल आयोडाइड्स होते हैं वह डार्केन ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट एंड लाइब्रेशन ऑफ आयोडीन। एल्किल आयोडाइड यूजुअली डार्केन ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम। एल्किल आयोडाइड यूजुअली डार्केन होते हैं, एल्किल आयोडाइड यूजुअली डार्केन और ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बाई लाइट एंड लाइब्रेशन ऑफ आयोडीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड्स का देख लेते हैं। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो द हाई रिएक्टिविटी ऑफ, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स का देख रहे हैं, जिसमें हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C के साथ जो हैलोजन बॉन्ड रहेगा उसी के हिसाब से हम हाई और लो रिएक्टिविटी पहचान सकते हैं।
कार्बन और हैलोजन बॉन्ड इज हाईली पोलराइज्ड बिकॉज जो एक्स होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन एंड द डायपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज करता है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से, फिर क्लोरीन से थोड़ा ज़्यादा था ब्रोमीन का, तब सबसे कम होता है आयोडीन का, मतलब सबसे ज़्यादा आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज हाईली पोलराइज्ड बिकॉज एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड द डायपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तब उससे थोड़ा कम क्लोरीन का, इस तरीके से ये होता है। द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो जो पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड का है उसी के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हैलो एल्केन्स में। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि NU यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज वाला को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस मतलब होता है प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वह प्लस, न्यूक्लियर कहने का अर्थ हो गया प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है एक तरीके से अट्रैक्ट या लव। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो उसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल निगेटिव ही होता है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल ये निगेटिव होता है, जिसमें यह न्यूक्लियोफाइल हो गया और सबस्ट्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, मतलब कार्बन और हैलोजन रहेगा। तो हैलोजन जो होता है वह हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसीलिए इसको निगेटिव लिखते हैं। और कार्बन यह इसको डेल्टा पॉजिटिव से दर्शाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पर जाएगा, तो यह इसके साथ ऐड होगा और हैलोजन यह अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स होते हैं इसमें। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो एल्केन्स आर। तो यहाँ पे हैलो एल्केन्स का कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे KOH। यहाँ पे भी आपको मालूम होगा कि OH यह निगेटिव है, तो इसी के चलते OH जो है निगेटिव R के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ROH प्लस KX बनेगा। फिर यहाँ पे भी देखेंगे OR निगेटिव होता है, OR न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए यह R को अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद SH भी, यह जो होते निगेटिव होते हैं, निगेटिव होने के कारण न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो R के साथ SH ऐड हो जाएगा। फिर CN भी निगेटिव होते हैं, जिसके कारण R CN को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की रिएक्शन है। तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और देख रहे हैं यहाँ पर कि जो OR माइनस है, जो NaOR माइनस RX के साथ रिएक्शन होता है, तो OR माइनस या RX पर हो जाता है। तो ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन, इसीलिए इसको विलियमसन्स सिंथेसिस कहते। तो ये नेमिंग रिएक्शन एकदम इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये ध्यान में रख लीजिए, विलियमसन्स सिंथेसिस। तो NaOR माइनस जब RX से रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ROR का फॉर्मेशन होता है। फिर ये थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, फिर एल्किल साइनाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो सब बहुत इजी था, समझ गए। इधर के बाद फिर है इधर RX है, वहाँ AgCN के साथ रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर AgX बन जाता है, क्योंकि AgCN में भी देखेंगे तो CN निगेटिव होता है, इसके कारण R के साथ अटैच होता है। तो NC एल्किल आइसोसाइनाइड यहाँ पे हो गया। NC मतलब ध्यान में रखिए आइसोसाइनाइड, और CN हो गया, CN मतलब साइनाइड। तो NC मतलब आइसोसाइनाइड और CN मतलब साइनाइड हो गया। CN मतलब साइनाइड और NC मतलब आइसोसाइनाइड।
तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जब AgX से रिएक्शन कराते हैं और वहीं पे KCN से रिएक्शन कराते हैं, मतलब AgCN से रिएक्शन होता है। तो AgCN से रिएक्शन होने के बाद एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और जब KCN का रिएक्शन होता है RH से तो वहाँ पे एल्किल साइनाइड बनता है। तो एकदम खास ये ध्यान में रख लीजिए, KCN जब रिएक्शन करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, और जब AgCN रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। फिर AgNO3 में यह भी बात मालूम होगा कि NO3 न्यूक्लियोफाइल है, मतलब निगेटिव है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल होने के कारण RNO2 का फॉर्मेशन हो गया, AgX ये बाहर हो गया। फिर KNO2 है, यहाँ पर KNO2 जब रिएक्शन होता है RH से तो यहाँ पर KX बाहर निकल जाता है, RONO बन जाता है, तो यहाँ एल्किल नाइट्राइल है। फिर है RH वह R-COO Ag+ से ये रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे AgX + R-COOR जो कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज, तो फिर फॉर सेम एल्किल ग्रुप रहेगा, उसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से होगा। सबसे पहले RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, फिर ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन, तो फिर कल बाहर आई। तो इस तरीके से ध्यान में रख लीजिए, सेम एल्किल ग्रुप है तो इस तरह से ऑर्डर फॉलो होगा। क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है, इसलिए इसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो इस तरीके से भी रख सकते हैं ध्यान में। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म से यह प्रोड्यूस हो सकता है। तो दोनों में आप अंतर, कुछ डिफरेंस है वो आप जान लीजिए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो SN1 रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यह जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होते हैं, और ये जो होते कैरिड आउट इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, और DMF हो गया, इसके प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन अकर्स होते हैं। टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स थ्रू कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। यह 2 स्टेप्स में होता है, क्योंकि एक में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होता है और एक फाइनल स्टेप होता है। तो इसीलिए यह सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है बाईमॉलिक्यूलर। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है 3 डिग्री कार्बन का सबसे ज़्यादा जल्दी होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर सेकेंड ऑर्डर ऑफ कार्बन, थर्ड डिग्री ऑफ कार्बन, तब लास्ट में कार्बोकेटाइन का ये स्लोएस्ट सबसे होता है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन तेजी से होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे CH3 का सबसे ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन होगा, तब 1 डिग्री का, तब 2 डिग्री का, तब 3 डिग्री का, और ये हेलाइड्स होते हैं। लेस द एस्टेरिक इन हिंट रेंज, जितना कम भीड़ भाड़ रहेगा उतना ही जल्दी से रिएक्शन होता है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में। तो लेस द एस्टेरिक हिंट रेंज इन ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द रिएक्शन। ट्रेंड्स प्रोसीड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल। ट्रेंड्स टू प्रोसीड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल्स में देख रहे हैं CH3OH H2O CH3। तो इस तरीके से ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स प्रोसीड कराता है SN1 रिएक्शन को, जैसे CH3OH H2O CH3 CH2OH। ट्रेंड्स टू प्रोड्यूस्ड विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। ट्रेंड्स टू प्रोड्यूस्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
तो जैसे CH3O- हो गया, Cn- हो गया, OH- हो गया, ATC। तो ट्रेंड्स टू प्रोसीड विथ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में CHO-, Cn-, OH-, ETC ये हो गया। तो ट्रेंड्स टू प्रोसीड विथ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन कराता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो होते हैं। फिर है कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, कॉन्फ़िगरेशन उसका बना रहता है, कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड बट इन फ्रंट अटैक इन्फर्जन टेक्स प्लेस, जिसको रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्जन इसको कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन बट इन फ्रंट अटैक इन्वर्जन टेक्स प्लेस, सामने से अगर अटैक होता है तो वह कॉन्फ़िगरेशन रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन कर लेता है। कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड बट इन फ्रंट अटैक होता तो यह इन्वर्जन कर लेता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, जिसको वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। इसमें हमेशा इन्वर्जन होगा ही, बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो होते हैं। प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स, प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं हायर रिएक्टिविटी इन S1 रिएक्शन में हायर रिएक्टिविटी शो करते हैं। प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हायर रिएक्टिविटी इन S1 रिएक्शन देन अदर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, अदर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के कंपेयर में। तो SN1 रिएक्शन में ये हायर एक्टिविटी होता है। ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बाय रेजोनेंस, तो वहाँ पे हायर इसका ये होता है ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बाय रेजोनेंस। विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड्स, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव इन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइलिक और एराइल हैलाइड होते हैं, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड्स आर अन, ये जो होते हैं अनरिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। विनाइलिक और एरिल हैलाइड्स क्या अनरिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। दिस इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेजोनेंस के कारण, इसीलिए यह अनरिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, तो जो ये रिंग होता है तो रिंग वाला स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये सबसे ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह फॉलो नहीं करता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन में देख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन टॉपिक आ गया। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर कहलाता है। ऑप्टिकल आइसोमर को डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर भी कहते हैं। इसका लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, इसका मतलब हो गया राइट, तो डेक्स्टर मतलब राइट हो गया। इसी को डी फॉर्म और पॉजिटिव भी कहते हैं। इफ़ इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट यानी कि क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करता है तो वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और लेवो रोटेटरी, लैटिन लिबो मीन्स होता है लेफ्ट, और एल फॉर्म या इसी को निगेटिव कहते हैं। इफ रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसी को लिबो रोटेटरी आइसोमर कहेंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एन इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, यानी कि दोनों का अगर इक्वल मिक्सर हो तो इसी को हम ये कहते हैं रेसिमिक मिक्सर कहते हैं। तो इसीलिए यह इनएक्टिव हो जाता है रेसिमिक मिक्सर। तो इसको डी एल फॉर्म या पॉजिटिव माइनस मिक्सर से इंडिकेट करते। फिर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो जो इनांशियोमर होते हैं उसको रेसिमिक मिक्सर में कन्वर्जन करने को रेसिमाइजेशन कहते हैं। कारिलिटी के बात कर लेते हैं। द कंपाउंड इज सेड टू हैव कारिलिटी if the central atom attached to it four different groups and this center is chiral asymmetric center कहलाता है, या इसी को स्टेरोजेनिक सेंटर या स्टेरो सेंटर भी कहते हैं। तो सिंपल है, ऐसा सेंट्रल मेटल एटम मतलब बीच में ऐसा एटम जिसका चारों ओर अलग अलग तरह के जैसे
अलग अलग ग्रुप चारों बॉन्डेड में अटैच होते इसी को कायरल कहते हैं। अगर कार्बन है तो कार्बन तो जनरली कार्बन होता है। तो कायरलिटी समझ गए। एक कायरलिटी मतलब हो गया कि वहाँ पे अगर कोई भी दो सेम अगर अटैच हो गया, चाहे तीनों सेम अटैच हो गया, बीच जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसी को एक कायरलिटी कहते हैं। तो द कंपाउंड इज सेड टू हैव a correlative if the center atom have at least two identical group and this center is called a chiral या asymmetric कहते हैं। तो कम से कम दो जरूर एक जैसा रहेगा। if molecule has a plane of symmetry, अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इफ मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज ए कायरल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ए कायरल होगा, मतलब नोट कायरल होता है। एंड इफ मॉलिक्यूल हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब वह कायरल है। इनांशियोमर जिसमें डी एंड एल आइसोमर होते हैं तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं जिसको डाइसिमेट्रिक कहते हैं। तो जो इनांशियोमर डी एंड एल आइसोमर होता है तो यह ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर होने के चलते यह नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है। और फिर उसके बाद डाई स्टीरियोमर्स में देख रहा है कि दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर। डाई स्टीरियोमर्स में देख रहा है कि दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर होते विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर डाई स्टीरियोमर्स में देख रहा है कि दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज, यह मिरर इमेज नहीं होता फॉर ईच अदर। तो डाई आइसोमर्स में डाइस्टीरियोमर्स दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज, यह मिरर इमेज नहीं है ईच अदर। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन में इसका एक अलग ही होता है डाइस्टीरियोमर का। फिर है मीजो कंपाउंड्स में नाम से पता चला है कि मिक्सर से रिलेटेड होगा। तो मीजो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव टू और मोर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक इवन वाले जो होते हैं कायरल कार्बन एटम्स होते एंड हैव इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो उसी को मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, मतलब वह मिरर इमेज मतलब इम्पॉसिबल हो जाते हैं जिसके चलते मीजो कंपाउंड्स यह जो होते हैं वह ये इनएक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन अंडरगो एलिमिनेशन। तो हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन अंडरगो एलिमिनेशन, तो यहाँ पे एलिमिनेशन शो करते हैं बीटा हाइड्रोजन अंडरगो एलिमिनेशन। हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं ये एलिमिनेशन करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन एलिमिनेशन बाय हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन अंडरगो एलिमिनेशन हेलोजिनेशन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन व्हेन हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। जब इसको हीट करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH से तब ये बनता। तो यहाँ पे देख रहे हैं RCH2CH3 को जब हेलोजन से ऐड करते तो KOH का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये है। फिर RCH हो गया, फिर CH3 हो गया, फिर KX प्लस H2O ये हो गया। तो यहाँ पे ये शो करता है। तो RCH2CH3 प्लस KOH, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये देख रहा है कि जो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो व्हेन हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो फ्रॉम बीटा हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन अंडरगो एलिमिनेशन, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन व्हेन हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो RCH2CH3 फिर प्लस KOH जिसको अल्कोहल कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन शो ये करता है RCH डबल बॉन्डेड CH3 प्लस KX प्लस H2O। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो बीटा कार्बन है जैसे ये हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया
और यहाँ पे जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में CH2 जो हो गया ये दोनों अलग हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे हैलोजन जो है वह जुड़ जाता है हैलोजन के साथ और OH यहाँ पे वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसके बारे में फिर नीचे है कि इफ़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्केन्स, इफ़ देयर इज अगर पॉसिबल होता है एक से ज़्यादा एल्केन्स बनने का ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम्स अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा एल्केन्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा एटम। देन मेजर एल्कीन बीटा हाइड्रोजन एटम देन द मेजर एल्कीन इज वन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, वहाँ पे ज्वाइन रहता है। दिस इज नोन एज से मतलब इसको कहते हैं सेट-जेप्स रूल कहते हैं। तो यहाँ पे है सेट-जेप्स रूल कहते हैं। इफ़ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्किन्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम्स देन द, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा एल्किन्स बनेगा। तो देन द मेजर एल्केन इज वन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स रहेगा तो एक मेजर फॉर्म बनेगा, तो उसी को सेट-जेप्स रूल कहते हैं। तो जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन हो गया, 2-ब्रोमोब्यूटेन हो गया तो यहाँ पे एक बीटा कार्बन हो गया और यहाँ पे एक बीटा कार्बन हो गया और ये जो कार्बन है यह अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि इससे एक ये ग्रुप ज्वाइन है हेलाइड ग्रुप हेलोजन ग्रुप, इसलिए जिस कार्बन से कोई ग्रुप ज्वाइन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन और उसके बगल वाला को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन बीटा कार्बन है तो इसी के चलते यहाँ पे एक से ज़्यादा ये बनता है। तो हॉट एंड एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन में यहाँ पे करते तो देख सकते हैं ये CH2CH CH2CH3 प्लस यहाँ पे 2-ब्यूटेन जो कि मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2-ब्यूटीन जो बनता है वह मेजर प्रोडक्ट बनता है। फिर है रिएक्शन विथ मेटल से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे RH जो है एल्किल हैलाइड्स है, जब Mg से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो वहाँ पे MgX R अलग हो जाता है और MgX एक साथ ऐड हो जाता है, तो इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट्स विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, किसी भी प्रोटॉन के सोर्स से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन्स का बना देता है। तो जैसे RMgX है और वहाँ पे Hg जो है तो यहाँ पे RH ये एक साथ हो जाता है और Mg जो MgX है वह G इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेता है। तो G जैसे हो गया G मतलब OH RO NH2, तो यहाँ पे ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप को G से इंडिकेट करते। फिर RX है वह लिथियम से रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो Li और Li अलग कर लेता है, साथ में Li अपने पास में जोड़ लेता है। तो इसके पास वही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बनाने का ये पावर है इसमें। फिर है RX, जब सोडियम से रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो RR ये बन जाता है तब NaX, जिसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो RX है तब 2Na के साथ रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ड्राई RR का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब, और तब 2NaX का फॉर्मेशन है। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, अब हेलो एरिन्स का रिएक्शन के देख लेते हैं इसमें। तो रिएक्शन हेलो एरिन्स में देख रहे हैं कि द एरिल हेलाइड आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव टुवार्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरिल हेलाइड्स जो होते हैं वह रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसका कारण पहले भी जान चुके हैं, आर कंपेयर टू एल्किल हेलाइड्स दिस
दिस लो रिएक्टिविटी कैन बी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। तो क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इन हेलोजन आर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं सभी में, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेलोजन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग में हेलोजन और इलेक्ट्रॉन्स का के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, इसी के चलते द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एरिल हेलाइड्स इज लेस पोलर, कम पोलर होते हैं लेस कंपेयर टू दैट इन एल्किल हैलाइड्स, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब में होते हैं कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो एक यहाँ पे है कि क्लोरीन हो गया और ये बेंजीनिंग हो गया, जब NaOH और यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन या 300 atm प्रेशर या हाइड्रोजन के प्रेजेंस, तो इस तरह से जब ये क्लोरोबेंजीन होता है रिएक्शन कराते इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद ये इसका भी पॉसिबल होता है, ये देख सकते हैं ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे देख रहे हैं ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन वार्म H2O से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वह ये बेंजोल में ये बन जाता है, मतलब बेंजीन अल्कोहल में बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में इस तरीके से अकर्स होता है। देन उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, जो NO हो गया नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा पोजिशन जो होता है वह इंक्रीज करा देता है, तो रिएक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। रिएक्शन विथ मेटल्स से रिएक्शन करते हैं तो मालूम होगा कि यह NaX यहाँ पे ऐड हो जाता है और R यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, ये देख रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन में ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे X है और Na सोडियम और RX इसके साथ रिएक्शन कराते ईथर के प्रेजेंस में, तो देख सकते हैं इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो गया एल्केन, मतलब बेंजिल एल्काइल का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम को लेते हैं फिटिंग रिएक्शन में, ये देख रहे हैं तो फिटिंग रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये इसका जो यहाँ पे है हेलोजन ग्रुप और बेंजीन रिंग है, 2 सोडियम मॉलिक्यूल लेते हैं और ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डाईफिनाइल का ये बन जाता है और साथ में 2NaX बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजन एटम इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजन एटम जो थे वह स्लाइटली, हेलोजन एटम काम क्या करता है कि यह डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज हेलोजिनेशन भी वहाँ इजली हो जाएगा, नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये कर देता है। द पारा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन। तो पारा प्रोडक्ट होते हैं जैसे यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, तो यहाँ पे जो ऑर्थो ये पोजीशन है और पारा क्लोरोटोल्यूइन, यहाँ पे यह पारा क्लोरोटोल्यूइन है और यहाँ पे ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे है कि द पारा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स, तो ये पारा प्रोडक्ट होते हैं, तो पारा प्रोडक्ट usually predominates over the ortho product because of steric hindrance at ortho position पे ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ होते हैं, इसलिए पारा प्रोडक्ट यह मेजर होता है। उसके बाद देख रहे हैं नीचे कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में देख रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम। नाम से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हेलोजन एटम किसी कंपाउंड्स में है तो उसको पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि इफेक्ट इसका क्या है। तो क्लोरोफॉर्म में इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू पॉइजनस गैस इफेक्ट्स। क्लोरोफॉर्म का है कि
इट इज ऑक्सीडाइज टू पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड नॉन एज फॉस्जीन। इफेक्ट्स में है कि इट इज ऑक्सीडाइज टू पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड नॉन एज फॉस्जीन गैस विच कॉजेज लीवर एंड किडनी डैमेज। तो क्लोरोफॉर्म यह पॉइजनस गैस होते हैं, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को फॉस्जीन कहते हैं, यह लीवर और किडनी के डैमेज कर सकता है। तो इसमें रिएक्शन कैसे होता है, सिंपल यहाँ पे है कि क्लोरोफॉर्म है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में, तो वह फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे COCl2 और HCl का फॉर्मेशन होता है, यही लीवर और किडनी को डैमेज कर देता है। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर, जैसे ही हम इनहेल करते हैं क्लोरोफॉर्म को वेपर्स, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स, तो डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वह डिप्रेस कर देता है और कॉज डिजीनेस फैटिक एंड हेडेक कारण बनता है क्लोरोफॉर्म का। तो फिर भी क्लोरोफॉर्म का और कहाँ कहाँ पे यूज है वो भी देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का यूज है इट्स मेजर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयन रेफ्रिजरेंट, जिसको R22 या फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के प्रोडक्ट बनाने में मदद किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, रबर, ऑयल्स एंड फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस बनाने में भी हेल्प होता है। तो सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, रबर, ऑयल्स, फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन, मैनी अदर सब्सटेंसेस। फिर इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्लोरिटीन, जैसे ड्रग हो गया, क्लोरोपिक्रीन इंसेक्टिसाइड हो गया, क्लोरोटीन ड्रग हो गया और क्लोरोपिक्रीन इंसेक्टिसाइड हो गया। यूज्ड टू प्रिजर्व एनाटॉमिकल स्पेसीज को प्रिजर्व करने में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। फिर आयोडोफॉर्म, तो इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स ड्यू टू लाइब्रेशन। यहाँ पे एंटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग वुड्स, जो ड्रेसिंग किया जाता है उस घाव को एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है आयोडोफॉर्म ड्यू टू लाइब्रेशन ऑफ आयोडीन एंड मिथाइलेटिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यह आयोडीन एंड मिथाइलेटिंग एजेंट लाइब्रेट होता है। फ्रियोन्स में देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, इसको फ्रियोन्स कहते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, तो फ्रियोन्स कॉज डिसरप्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्ट क्या करता है, जो मतलब ओजोन लेयर को जो होल होता है उसको होल करने में मदद करता है। ओजोन लेयर बाय इनिशिएटिंग रेडिकल चेन रिएक्शन, वह कराने में मदद करता है, जो ऊपर ओजोन लेयर में O3 है वहाँ पे ये रिएक्शन कराने में मदद करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड दिस एंथ्रोपोजेनिक कंपाउंड जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है एंड मोर देन CO2 से ज़्यादा CFC खतरनाक होता है। यूज इसका हो गया, इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, ब्लोइंग एजेंट्स, प्रोपेलेंट्स इन मेडिकल एप्लीकेशन, फिर है डिग्रीसिंग एंड सॉल्वेंट्स। अब DDT, जिसको PP मतलब PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल, DDT का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT का ये है पूरा नाम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो यूज एंड इफेक्ट्स, तो 1940 में इट वाज यूज्ड एज पेस्टिसाइड, 1940 में इसको पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया गया एंड इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यह ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स परसिस्ट इसमें रहता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय सॉइल में इसको अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट इज लायोफिलिक, जो DDT है यह लाइपोफिलिक है, लिपिड में यह आसानी से घुल जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि DDT यह लाइपोफिलिक है, सो हैज़ अ हाई पोटेंशियल टू बाई एक्यूमुलेट, इसके पास बायो एक्यूमुलेट करने की हाई पोटेंशियल है। फिर है DDT में कि इट में भी डायरेक्टली जीनोटॉक्सिक, यह जीन के लिए खतरनाक हो सकता है, बट में ऑल्सो इंड्यूस एंजाइम, लेकिन यह एंजाइम को भी इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस द जीनोटॉक्सिक इंटरमीडिएट्स एंड DNA एडक्ट्स।
तो DDT में है कि इट में डायरेक्टली जीनोटॉक्सिक भी हो सकते हैं, बट में एल्सो इंड्यूस एंजाइम या एंजाइम को भी इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस अदर जीनोटॉक्सिक इंटरमीडिएट। जो अदर जीनोटॉक्सिक जो जीन को ख़त्म करने वाले इंटरमीडिएट्स है उसको भी प्रोड्यूस कराने में मदद करता है एंजाइम। तो उसको उस एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करता है DDT, और DNA एडेक्ट्स में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर को जान लिया। ऐसे ही ज़रूर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को आज जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।